गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th का हिंदी का 11वां चैप्टर, जिसका नाम है एक यात्रा यह भी। ये लिखा है रामदरस मिश्र जी ने। उसका जन्म था सन 1924। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्र में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुत चर्चित उपन्यास है, यानी कि बहुत जो प्रचलित है उसके उपन्यास, वो है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताएं हैं। कौन कौन सी कविता है? बेरंग, बेनाम चिट्ठिया, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपकी कहानी कहानी कौन सी है? तो खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान मिला है। कौन सी उसको संग्रह, कहानी संग्रह में से मिला है? उसको आम के पत्ते जो है उसका काव्य संग्रह, उसको उसमें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी में शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थापक के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन से राज्य ने उसको सम्मान किया था? उत्तर प्रदेश ने। एक यात्रा यह भी कहानी में एक रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री की सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब कहानी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो कहानी के अंदर क्या है? कहानी क्या है? तो कहानी के अंदर जो यहाँ पे हमने शॉर्ट जो अभी देखा है कि स्त्री का सम्मान, स्त्री की सुरक्षा तथा आत्मीयतापूर्ण संबंधों के खूबी से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो स्त्रियों को किस तरह से सही में सम्मान दिया जाएगा। तो स्त्रियों को सम्मान दिया जाएगा तो हमारा समाज बहुत आगे तक प्रगति कर सकता है। मगर स्त्रियों के बारे में हमारी जो सोच है, वो सोच को यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि किस तरह से स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से स्त्रियों को जो उसकी मुसीबतें हैं उसके सामने उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से ये कहानी के अंदर हमको रामदरस मिश्र जी ने बताया है। यहाँ पे जो ऑटो वाले के बारे में लेखक को ज़्यादातर यात्राएं पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो यात्रा से इसलिए डरते थे कि यात्रा में जाने के बाद वहाँ पे जो ऑटो वाले लोग रहते हैं, ऑटो वाले, रिक्शा वाले लोग, तो उससे डरते थे। क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि ऑटो वाले अपना मनचाहा किराया हमेशा लेते रहते, इसलिए वो ऑटो वाले से बहुत डरते थे। इसलिए वो यात्रा करना पसंद ही नहीं करते थे। मगर ये मजबूरीवश उसको उसकी पत्नी को दिखाने के लिए एक दिन ग्वालियर उसको जाना पड़ा। ग्वालियर में उसने एक अस्पताल जाना था, मगर स्टेशन के उतरने के बाद उसका परिचय हुआ मोहन, यानी कि एक ऑटो वाला। जैसे ही वो स्टेशन पे उतरे तो बहुत सारे रिक्शा वाले पुकारने लगे, चलो भाई हमारे ऑटो में बैठ जाओ, चलो भाई हमारे ऑटो में बैठ जाओ। मगर एक पुकार ऐसी उसने सुनी कि जिससे वो अपने ऐसा लगा कि ये एक अच्छा आदमी हो सकता है। तो पुकार ऐसी थी कि साहब आपको बाहर जाके कोई ऑटो लेना ही तो है ही, तो मेरे ऑटो में आपको क्या बुराई है, तो मेरे ऑटो में आप आइए, मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ पे पहुँचा दूंगा। लेखक को लगा कि ये एक अच्छा ऑटो वाला है तो इसमें बैठेंगे। बाद में परिचय होता है ऑटो वालों के साथ। ऑटो वाले के परिचय होने के बाद कहानी की जो शुरुआत होती है इस तरह से होती है।
ऑटो वाले का नाम था मोहन, जो एक ऑटो चला रहा था। मगर मोहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक समय का बीए पास था। उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कोई अच्छे तरह से ऑटो चला लेना। मोहन का जो ये कहानी के अंदर लेखक ने के साथ परिचय होने के बाद मोहन ने अपनी आप बीती, जो उसके जीवन के अंदर जो घटनाएं घटी थी, उसके बारे में उसने यहाँ पे लेखक को बताया है कि किस तरह से जीवन में उसने क्या क्या हुआ, उसके जीवन में किस तरह से उसके जीवन में हुआ, ये सब के बारे में मोहन ने लेखक के साथ बातचीत कर रहे थे। तो मोहन ने बताया कि उसका मूलतः उसका गांव यानी कि शहर है वो है आगरा, वो मूल आगरा का रहने वाला है। मगर क्या हुआ था कि आगरा में एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़की दौड़ती भागती उसके पास आ पहुंची। वो थोड़ी उसके मोहन से परिचित थी, वो मोहन को पहचानती थी, मोहन भी उस लड़की को पहचानता था। वो लड़की ने ऐसा बताया कि मैं मरना पसंद करूंगी, मेरी मदद करो, मुझे मर जाना है। अगर मोहन उसकी मदद नहीं करता तो वो लड़की शायद मर भी जाती, मगर मोहन ने उसको सपोर्ट दिया। वो लड़की को पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की ने बोला कि मेरे माँ बाप जो है वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, तो मैं उसके साथ शादी करना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मोहन ने ये कहानी उसके सामने सुनी उस लड़की की, तो लड़की को बोला कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं तुमको थानेदार के पास लेके जाता हूँ, यानी कि पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ। तो दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन पे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद थानेदार ने सब आप बीती सुनी, लड़की की एफआईआर भी दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद थानेदार को आइडिया आया, वो कविताकार है, वो कवि था, एक थानेदार था ना, वो कवि था। अंदर से जो कवि रहता ना वो कभी मरता नहीं है, वो कवि था। उसने बताया कि मोहन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो मोहन ने बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो लड़की को बोला कि तुम्हारी शादी के बाद तुम भाग रही हो, अगर तुमको अपने घर पे छोड़ देंगे तो वो फिर से तुम्हारी शादी वो बूढ़े लोग आदमी से कर देंगे। तो मोहन को पूछा कि अगर ऐसा है तो चलो ठीक है कि तुम ही इस लड़की को शादी क्यों नहीं कर लेते। तो मोहन थोड़ा शर्मा गया, घबरा भी गया। उसने थानेदार को बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़की को भी आप पूछ लीजिए। तो थानेदार ने लड़की को भी पूछा कि तुम इसको शादी करना चाहती हो क्या? तो लड़की ने भी हाँ भर दी। तो मोहन को बाद में डर लग रहा था। क्या डर लगा? तो वो थानेदार से उसने बताया कि अगर मैं उससे लड़की से शादी कर लेता हूँ तो मुझे मेरी भाभी से और मेरे भैया से प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो मुझे घर से निकाल देंगे। तो थानेदार ने बोला कि क्यों वो अपने घर से निकाल देंगे? क्योंकि मेरी भाभी जो है उसकी बहन से मेरी शादी करना तय है, इसलिए मेरी भाभी नाराज हो जाएगी। तो मेरी भाभी नाराज होने से मेरा भैया मुझ पे गुस्सा करेंगे और मुझे घर से बेदखल कर देगा। तो थानेदार ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। लड़की को उसने जो नारिक निकेतन है उसमें उसने रख दिया। बाद में मोहन को एहसास हुआ कि अगर मैं इससे शादी नहीं करता हूँ तो वो लड़की दूसरे से शादी हो जाएगी, बूढ़े से शादी हो जाएगी। तो उसने घर के सामने अपना मोर्चा खोल दिया और उसने उस लड़की को अपना लिया। लड़की को अपनाने के बाद अब मोहन किसी भी तरह आगरा में तो रह नहीं सकता था। इसके वजह से क्या हुआ कि दोनों ने अपना आगरा छोड़ दिया और ग्वालियर आ गई। ग्वालियर आने के बाद मोहन को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने ऑटो चालू किया। ये कहानी सुनकर लेखक को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने ऐसा देखा कि ये कोई साधारण रिक्शा वाला नहीं है। इसके मन के अंदर जो नारी का सम्मान है वो एक अलग तरीका है। लेखक ने बोला कि बहुत कवि लोग, लेखक लोग तो नारी के बारे में बहुत सारा लिखते हैं, नारियों के बारे में, सम्मान के बारे में बहुत बोलते भी हैं,
मगर तूने जो किया है, तूने जो काम किया है वो सबसे अलग है और तुम्हारा काम ऐसा है कि तुमको सम्मान देना पड़ता है। बाद में लेखक को जो उसके अस्पताल का काम था वो काम खत्म हो गया। काम खत्म होने के बाद वो रेलवे स्टेशन मोहन फिर से उसको छोड़ने के लिए चाहता है। तो बाद में दोनों के बात होती है कि बाबूजी, मोहन उसको बाबूजी और जो उसकी बीवी थी लेखक की उसको बोलता था अम्मा। बाद में बातें हो रही थी तो लेखक ने, मोहन ने बोला कि बाबूजी मैंने तो आपका नाम तो पूछा ही नहीं है। तो बाबूजी ने अपना नाम, लेखक ने अपना नाम बताया सत्यकेतु, और उसकी जो बीवी थी यानी कि लेखक की जो उसके साथ उसकी पत्नी थी उसका नाम था कामना। ये दोनों भी पात्र हमको किसी भी तरह याद रखने हैं कि लेखक की बीवी का नाम क्या था, लेखक का खुद ने अपना परिचय का नाम क्या दिया। और बाद में लेखक ने ट्रेन में जाने से पहले मोहन को किसी भी तरह 500 रुपये देने की 500 रुपये दिए। तो 500 रुपये दिए तो मोहन ने बोला कि अब आप मुझे, मैं आपको अम्मा और जो आपकी बीवी है उसको मैं अम्मा बोल रहा हूँ, आपको बाबूजी बोल रहा हूँ, तो मैं आपके साथ पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो लेखक ने बोला कि अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो तू मेरा बेटा है, तो मैं मेरा बेटे का शोषण तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी भी तरह तुमको पैसे लेने ही पड़ेंगे। मगर मोहन फिर भी वापस उसको 300 रुपये दे दिए। तो लेखक ने बोला कि चलो ठीक है, तुमने मुझे पैसे दे दिए। तो मोहन ने बोला कि बाबूजी मैं क्या आपको फ़ोन कर सकता हूँ कभी कभी बार। तो लेखक ने बोला चलो ठीक है, तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त ऐसी है कि ये रुपये तुमको किसी भी तरह अपने पास रखने पड़ेंगे, तो ही मैं आपको फ़ोन की परमिशन दूंगा। तो मोहन ने बोला ठीक है चलो, और मोहन को फिर से उसने 500 रुपये थमा दिए और मोहन ने 500 रुपये लिए और बाबूजी और जो लेखक है वो दोनों अपने शहर चले गए। इस तरह से ये कहानी है। ये कहानी को हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे कि कहानी के अंदर क्या क्या आ रहा है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कहानी के अंदर किस तरह से क्या क्या होता है। तो पहले आप अपने पास जो किताब होती है तो किताब अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई समझ में ना आए तो आप समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कहानी में किस तरह से स्टार्ट होती है कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। चलो लेखक बात करते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, यानी कि मुझे यात्रा से डर लगता है, यानी कि किसी भी यात्रा से मुझे डर लगता है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। जाने के बाद पता नहीं किस किस तरह से लोगों के साथ हमारा पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कि अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो वालों से, यानी कि मनचाहा किराया। अंट संट यानी कि मनचाहा किराया मांगने वाले ऑटो वालों से सबसे ज़्यादा डर लगता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी रहती है। कोई नया शहर जाने के बाद मुझे चिंता ये लगे रखती है कि किस किस तरह से लोग मुझे मिलेंगे। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। कंपलसरी हो गया था कि मुझे ग्वालियर जाना पड़ा, पत्नी साथ भी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए, यानी कि ऑटो वाले मेरे पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक, यानी कि एक जुआन, हम जुआन बोलेंगे, एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया, मेरे पीछे पीछे पड़ गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। उसकी आवाज़ आई ऑटो वाला की। किस तरह की आवाज़ थी? बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे? पता ही है कि आप कहीं जाएंगे ही, तो और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरे ऑटो में क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण मुझे लगा, महसूस हुआ कि मैंने उसको हाँ भर दी, यानी कि स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। डॉक्टर का जो उसने एड्रेस दिया था बाबूजी ने, उसको एड्रेस के पास पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर उसने किराया बोला कि इस तरह से मेरा किराया हुआ।
तो उसने किराया देकर हम डॉक्टर के घर की कॉल बेल दबाए, यानी कि जो उसका डोरबेल था वो हमें दबाया। ज्ञात हुआ कि हमें ये पता चला कि डॉक्टर की जो क्लिनिक थी उसकी जगह बदल गई है, उसकी जगह चेंज हो गई है कि दूसरी जगह उसने अपना जो क्लिनिक है खोला है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। जो मोहन था वो उसका इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया, यानी कि जो दूसरा एड्रेस था डॉक्टर का वो हमको वहाँ पे पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ, मैंने उसको बोला कि कितने पैसे दे दूँ। तो मोहन ने बोला बाबूजी जो इच्छा हो वो दे दीजिए, आपकी जो मर्जी हो इतने पैसे आप दे सकते। वैसे डॉक्टर के घर से कहाँ तक का क्या किराया अतिरिक्त हो गया, यानी कि जो दूसरा पहले जो एड्रेस था और दूसरे एड्रेस पे आने के बाद क्या ज़्यादा दूरी थी तो उसका ज़्यादा किराया नहीं होगा। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे, यानी कि डॉक्टर को दिखाने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे। तो मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है, यानी कि हमको डॉक्टर को दिखाना है, हमें देर लग सकती है, तुम यहाँ से चले जाओ। और दोनों बाबूजी और अम्मा जी दोनों यानी कि अस्पताल में चले गए। वह कुछ बोला ही नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए, घंटा भर बाद निकले, यानी कि 1 घंटे के बाद वो निकले तो वहीं पर खड़ा था ऑटो वाला, यानी कि मोहन। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और ही है, यानी कि दूसरे ऑटो वाले की तरह नहीं है। वह हमारे भीतर घर करता गया, यानी कि हमारे से हम उसके तरफ आकर्षित होने लगे, यानी कि प्यार करने लगे। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं बाबूजी, यानी कि फिर से मैं कब आऊं। यानी लेखक ने पूछा यानी आप शहर में घूमोगे फिरोगे नहीं। मोहन ने ऐसा बोला कि आप क्या सीधा चले जाएंगे, शहर में घूमोगे फिरोगे नहीं, आपको यहाँ जहाँ जाना होगा मैं चलूँगा। वैसे कहाँ कब तक है, यहाँ पे कब तक है आप, कल शताब्दी से लौटेंगे। कब लौटेंगे, कल की जो शताब्दी ट्रेन है उसमें लौटेंगे। तो आपको घूमने के लिए कब आ जाऊं। मोहन ने बोला कि आपको घूमना है तो मैं फिर से कब वापस आऊं। भाई आज तो थके हैं। लेखक ने बोला आज हम थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। आपको कभी भी घूमने की इच्छा हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक ने ऑटो वाले से पूछा अरे तुमने तो अपना नाम बताया नहीं। तो मोहन बोला मेरा नाम है मोहन। अच्छा अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्यक्रम शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान हमको दिखाने लगा। बाद में आगे बढ़ते बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम कर होटल पर फिर से लौटे और चाय पीने के लिए उसे भी अपने कमरे में बुला लिया। लेखक ने रिक्शा वाले यानी कि मोहन को भी अपने कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया क्योंकि वो शर्मा रहा था, इसलिए बहुत संकोच यानी कि शर्माने के बाद उसके साथ आया। चाय पानी के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई, यानी कि हम एक दूसरे से परिचित होने लगे, यानी कि बातचीत करने लगे। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो, यानी कि जो अम्मा जी है उसने पूछा कि तुम क्या ग्वालियर के हो। नहीं अम्मा, मैं मूलतः यानी कि मेरा मूल जो गांव है वो है आगरा, यहाँ आना पड़ गया, मुझे यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि यह कहते कहते कुछ भर आया, यानी कि अपना दर्द जो है मोहन के अंदर वो भर आया, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। मेरे जो माँ बाप है, मोहन ने बोला, वो मेरे बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई मेरा वकील है, मैं बीए पास हूँ। भाई क्या है उसका, मोहन का वकील है।
और उसके जो माँ बाप थे वो बचपन में ही गुजर गए थे। मैं बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि एक फिर से चुप हो गया। वो ऐसा बोला कि कोई नौकरी में खोज रहा था, फिर चुप हो गया। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित यानी कि कोई दुर्घटना हुई होगी, इसलिए वो चुप हो गया। तो उसने छेड़ा नहीं, वो हमने बात को आगे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर से कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मोहन बोला कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटकर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास थी, यानी कि बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी और कांपती हुई मुझे बोली, मोहन मुझे बचा लो। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ, लड़की ने बोला कि मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ यानी कि बुढ़े आदमी के साथ मुझे बेच रहे हैं, यानी कि मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी। कहाँ गिरकर जान दूंगी? कुएं में। किंतु उस कुशट अधेड़ से शादी नहीं करूंगी। वो बूढ़े आदमी से कुशट के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। मैं बहुत असमझ में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या कर सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, यानी कि पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान कर दी हमने। थानेदार था, उसको सामने हमारी पूरी कहानी प्रस्तुत कर दी, यानी कि हकीकत बयान कर दी। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। तो थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। मैं इसकी एफआईआर लिख के इसके माँ बाप को मैं हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी हो गई थाने में। बाद में एकाएक बोले, थानेदार थे, वो बोले कि तुम्हारी शादी हो गई है? मोहन को पूछा। मैंने यानी कि ना में सिर हिलाया कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो बोले कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार ने मुझे बोला कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैं इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, यानी कि अचानक ऐसा प्रस्ताव आया तो मेरा मन चकराने लगा, अब क्या किया जाए। किंतु कुछ पल के बाद इसकी बुराई क्या है, मैंने सोचा कि इसमें बुराई भी क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। वो लड़की को मेरे इशारा किया कि इस लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे भी पूछा और उसने भी स्वीकृति का सूचक यानी कि हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? थानेदार और मोहन के दोनों के बीच में बात हो रही है। तो लेकिन क्या मोहन? थानेदार जी ने पूछा। बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर? थानेदार ने पूछा। फिर? बाबूजी, मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं थी, तो कोई अच्छा आदमी उससे शादी कर सकता है, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी में खतरा ही खतरा है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा। इससे शादी करना कोई बुरी बात नहीं होगी, वो मानवता का एक उदाहरण होगा। लेकिन फिर क्या लेकिन? थानेदार ने पूछा, फिर क्या लेकिन? हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो हो ना हो जाएगा, यानी कि विवाह तो जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता क्या? यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच देंगे, जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। इससे माँ बाप मेरे ऊपर लकड़ी लगाने लगे, यानी कि मुझे लकड़ियों से मारने लगे अगर मैं लड़की को लेके उसके घर गया तो, और साथ में अपने घर ले गया तो मेरी भैया और भाभी वो मुझे मारेंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कि कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखकर रख देता हूँ। लड़की के माँ बाप के ऊपर कोई एक्शन लेना नहीं है, उसकी शिकायत लिख के रख देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। थानेदार जी ने
15 दिन के बाद उसने दोनों की शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? यानी कि लेखक बोल रहे कि ऐसे थानेदार कहाँ पे होते? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि कथा सुन रहा हूँ। लेखक को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कथा सुन रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है। और कौन से सम्मेलनों में? कवि सम्मेलनों में वो क्या करता है? कविता पढ़ता है थानेदार। और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है, यानी कि जो मानवीयों की जो दुख दर्द होता है वो कविता में उसके प्रकट होता रहता है। हाँ तब ठीक है, लेखक को बोला, अब तो बात ठीक है। भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ तब यह भी कि मेरा भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। भाई भाभी मुझसे नाराज हो गए और मुझको घर से निकाल दिया। तो एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, और दूसरी बात, शादी करने के बाद घर पे गया तो उसने मुझे निकाल दिया। दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। लड़की जो मैंने जो शादी की थी वो किसी और जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। लेखक ने बोला कि अच्छा, इसलिए तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा यानी कि रहना ठीक न था। पराया शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन अपनेपन से अच्छा है। न जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन और अदृत करना रहता है। हाँ सही रहे हो। यह कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, यहाँ पे कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और चलाने लगा और उसका सहारा ले लिया। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक ने बोला, बाबूजी ने बोला कि तुम बहुत बड़े हो। बड़े लोग तो नारी हित के बड़े बड़े लेक्चर देते रहते हैं। लेखक बोल रहे हैं अब कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो नारी हित के बारे में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। बातें करना ठीक है और अपने व्यवहार में उतारना भी दूसरी बात है। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन में उसे सम्मानपूर्वक ले लिया। बाबूजी, अब मोहन बोल रहा है कि बाबूजी, इस कार्य में मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया है, मैंने लड़की का एक बार उद्धार किया, मगर उसने तो मुझे हर संकट में मुझे उबारा है, यानी कि उसने निकाला है मुझे, हर संकट से उसने मुझे निकाला है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई, यानी कि वो अपने अंदर दिल के अंदर छा गई पूरी कहानी, और हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। हमारा मन में मोहन का जो सम्मान था, मान था, वो बहुत बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, यानी कि जो शताब्दी ट्रेन थी उसका टाइम हो रहा था। मोहन ने हमको लेकर स्टेशन आ गया। उसमें 500 रुपये का नोट देने लगा। मैं उसको 500 रुपये का नोट देने लगा तो उसने बोला, रहने दीजिए बाबूजी, यह तुम्हारे परिश्रम है, हम कोई तुम्हें दान नहीं दे रहे, तो तुम्हारा जो काम है उसकी हम मजदूरी दे रहे हैं, ये कोई हम तुमको दान नहीं दे रहे। तो बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार तो नहीं पाया। जो बाबूजी से बात कर रहा है मोहन, कि मैंने तो माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख से आगे पैसे का कुछ मोल नहीं है। मुझे माँ बाप का प्यार मिल गया तो इस पैसे का कोई मेरे पास कोई मोल ही नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा लूँगा, मैं पैसा तो किसी और से कमा लूँगा, आपके पास से पैसे नहीं लेना है। तो लेखक ने बोला, बेटे लेकिन मेरी भी सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? मैं बेटे का शोषण तो नहीं कर सकता ना, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। ये तो जो बहुत ज़्यादा पैसे, अगर इतना पैसे मैं लूँगा तो मैं आपका शोषण कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। यह कहकर 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। जो 300 रुपये थे वो वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास
है ही, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, अगर कभी भी आप ग्वालियर आए तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबूजी ने बोला। वह बोला, क्या है बाबूजी? यह 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, किसी भी तरह तुमको ये 500 रुपये लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे ही कह रहा हूँ, यह एक शर्त है, आपने रख दी है बाबूजी। कुछ क्षण के बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन नंबर पे आ गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? प्रश्न किया उसने लेखक से कि मैं कभी कभी आपको क्या फ़ोन करता रहूँ? हाँ हाँ, शौक से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्जी आए तब मुझे फ़ोन करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। जो आपका नाम है, आपका नाम क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। तो मैंने बोला, मेरा नाम है, यानी कि लेखक ने बोला, मेरा नाम है सत्यकेतु और मेरी पत्नी जो है उसका नाम है कामना। अब जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि वो अपनापन कितना निहार लग रहा था और हमको देख रहा था। इस तरह से ये कहानी यहाँ पे हमारी पूरी होती है। खास करके ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नया जो लड़का देख रहे हैं हमारे बच्चे, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको कोई भी नया वीडियो मिले तो आपको पता चले कि कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, ओके, गुड डे।